जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमए वाला पर। आज का आपका टॉपिक है ऐतिहासिक स्रोत। आइए जानते हैं ऐतिहासिक स्रोत क्या होता है। ऐतिहासिक स्रोत का तात्पर्य है इतिहास को जानने का स्रोत। ऐसे कौन कौन से साधन हैं, साक्ष्य हैं जिसके द्वारा हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहला साक्ष्य जो है इतिहास, प्राचीन इतिहास को जानने का सबसे पहला साक्ष्य क्या है आपका, वो है साहित्यिक साक्ष्य। ये साहित्यिक साक्ष्य क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी लिटरेरी वर्क्स किए गए हैं प्राचीन समय में, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथ्यों के बारे में जो भी पुस्तकों में, धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, उससे हमें प्राचीन समय के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है इतिहास को जानने का स्रोत, दूसरा है विदेशी यात्रा विवरण। यानी विदेशी लोग जो भी भारत में आए या एक देश से दूसरे देश में गए, उन्होंने अपनी रचनाओं में उस समय के राजाओं, सभ्यताओं के बारे में लिखा। जैसे मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया और भारत में उस समय के मौर्य काल के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों का उसने वर्णन किया। इस प्रकार विदेशी यात्रा विवरण द्वारा हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और तीसरा है आपका पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है, ये वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। पुरातत्व विज्ञान द्वारा जो खुदाई की जाती है, अवशेषों को लिया जाता है, उसी को पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। अर्थात पृथ्वी के अंदर से खोदकर जो सामग्री, गढ़ी हुई सामग्री जो भी निकाली जाती है, नर कंकाल हो, जीवाश्म हो या कुछ भी हो, कोई भी पदार्थ जो परीक्षण के लिए निकाला जाता है, उसे हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। इसमें अभिलेख, भवन, मूर्ति इत्यादि, सिक्के इत्यादि सभी आते हैं। इसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है अवशेष, मानव का अवशेष है। यहाँ बहुत सारी सामग्रियाँ हैं। तो इन सब की खुदाई से, इन सब को खोज करके इनके इतिहास को पता किया जाता है। और यही सब हैं, ये सब सामग्रियाँ हैं इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास के बारे में जानकारी हमें इन्हीं सब सामग्रियों से प्राप्त होती है। तो चलिए, एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें कार्बन 14 के द्वारा, अर्थात C14 के द्वारा, इसको ऐसे भी लिखते हैं या 6C14, रसायन विज्ञान में इसको वैसे भी लिखते हैं। यानी कार्बन के समस्थानिक C14 के द्वारा जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है। कोई जीवाश्म, कोई जीवधारी यदि बहुत समय पहले अगर मिट्टी में दब गया, उसका देहांत हो गया, तो सभी सजीवों में कार्बन पाया जाता है। तो उस कार्बन का समस्थानिक होता है कार्बन 14। उस कार्बन 14 की मात्रा की गणना करके वह भग्नावशेष या वह जीवाश्म कितना साल पुराना है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इसी प्रकार इतिहास लेखन किया जाता है कार्बन 14 के द्वारा। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, 6C12, 6C13 और 6C14। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। और जो तीसरा समस्थानिक है, यही कार्बन 14 रेडियो कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, यह रेडियो एक्टिव होता है। इसी के सहारे इतिहासकार या पुरातात्विक जो वेत्ता होते हैं, वो कितनी साल पुरानी कोई वस्तु है, कोई भग्नावशेष है, इसका आकलन करते हैं। यह एक वैज्ञानिक विधि है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये अगर पुरातत्वविदों को अगर ये कंकाल मिलता है या ये हड्डियों का कंकाल, पूरा ढांचा अगर मिलता है, तो वो पता लगाते हैं इसमें कार्बन की मात्रा कितनी क्षय हुई। इस आधार पर लगाया जाता है कि यह जो शरीर का ढांचा है 10,000 साल पुराना है, 1 लाख साल पुराना है, इसके आयु का पता लगाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब जानते हैं साहित्य जो है, जो साहित्यिक साक्ष्य है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो साहित्यिक साक्ष्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है। साहित्यिक साक्ष्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला कौन सा है, पहला आपका है ब्राह्मण साहित्य। पहला कौन सा है, ब्राह्मण साहित्य। दूसरा है लौकिक साहित्य। आइए जानते हैं ब्राह्मण साहित्य क्या होता है। तो ब्राह्मण साहित्य का तात्पर्य है कि जो भारत में जो ब्राह्मण थे, उन्होंने जो धर्म ग्रंथ रखे या रचे या अपने पास सजो कर रखे थे, या जो उन्होंने रचा था, उससे जो जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में, वो है ब्राह्मण साहित्य।
क्या क्या आते हैं, अर्थात वैदिक युग के समय। वैदिक युग में ब्राह्मणों द्वारा जो रचनाएं की गई उसी को नाम दिया गया है ब्राह्मण साहित्य। उन्होंने जो रचनाएं की उसी को ब्राह्मण साहित्य कहा गया है। और ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आता है, सबसे पहला आता है वेद। वेद सबसे ऊपर है। उसके बाद आता है आपका उपनिषद, उसके बाद आता है आरण्यक, उसके बाद आता है पुराण, स्मृति, रामायण और महाभारत। तो चलिए एक एक कर इसके बारे में जानते हैं। वेद क्या है? वेद संस्कृत साहित्य का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। एक प्रकार से वेद सबसे पुराना है। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों से हमें वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, मंत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और नीति दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उपनिषद क्या है? उपनिषद को वेदों का सार कहा जाता है। उपनिषदों को वेदों का सार कहा जाता है और इसे वेदांत दर्शन भी कहते हैं। ये ज्ञान चक्षु को खोलने वाला साहित्य है उपनिषद, जिसमें वेदों का सारांश भरा हुआ है, दर्शन भरा हुआ है। उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठकर ज्ञान लेना, अर्थात समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? समीप बैठना, अर्थात उपनिषद वेदांत दर्शन है और ये वेदों का सारांश है। अब बात करते हैं आरण्यक क्या होता है। तो आरण्यक ये अरण्य से मिलकर बना है, अर्थात जंगल में रहकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाए, अर्जित किया जाए और लोगों को दिया जाए, वही क्या है? आरण्यक है। पुराण क्या होता है? जो सबसे प्राचीन ग्रंथ होते हैं उसको ही पुराण कहते हैं, जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण इत्यादि। अब बात करते हैं स्मृति क्या है। यह भी रचना है जिसमें साहित्यकारों ने उस समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथ्यों के बारे में लिखा है। फिर आपका आता है रामायण, जो कि सबसे बड़ा महाकाव्य है। रामायण और महाभारत दोनों ही क्या हैं? रामायण और महाभारत दोनों ही संस्कृत भाषा में लिखे गए महाकाव्य हैं। रामायण में ग्रंथ आएगा, अर्थात जो बड़े बड़े इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने राजाओं के बारे में पूरा विशद वर्णन किया है, वो उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं। जैसे हम बात करते हैं भारतीय इतिहास के जनक मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखा और उसने पूरे भारत के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पूरी विरासत का एक विवरण लिखा। इसी प्रकार आपका आता है अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने किया, यह भी ऐतिहासिक ग्रंथ है। और राजतरंगिणी की रचना कल्हड़ ने किया। तो इस प्रकार ये तीनों ग्रंथ जो मैंने बताया अभी, ये सभी लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। इस प्रकार बात करते हैं जीवनी ग्रंथ क्या होता है। यदि कोई रचनाकार किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में डिटेल विवरण देता है, लिखता है, तो उसको जीवनी ग्रंथ कहा जाता है। तो इस प्रकार आप हर्षचरित देख सकते हैं, बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित आप कह सकते हैं कि ये जीवनी ग्रंथ है। और इधर आधुनिक काल में देखा जाए तो रामचरितमानस की रचना करने वाले तुलसीदास हैं। तुलसीदास ने श्री राम के चरित्र के बारे में पूरा लिखा, रामचरितमानस की रचना की। इस प्रकार ये सब जीवनी ग्रंथ है जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। अब आपका तीसरा आता है गल्प साहित्य। गल्प साहित्य क्या होता है? तो हिंदी साहित्य का ही एक भाग है। गल्प साहित्य हिंदी साहित्य का एक भाग है, जिसमें कथा, कहानी, स्टोरी, उपन्यास आदि काल्पनिक बातों का समावेश होता है। अर्थात गल्प साहित्य का एक भाग है, हिंदी साहित्य का खासकर एक भाग है, जिसमें कथा, कहानी, उपन्यास इत्यादि का वर्णन होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं राजतरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित है। कश्मीर के बारे में पूरा इतिहास लिखा गया है, इसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। और अश्वघोषकृत बुद्ध चरित है, जिसमें उसने महात्मा बुद्ध के बारे में पूरा वर्णन किए हैं एकदम। और यहाँ पे है मेगास्थनीज ने क्या किया है? भारत का विशद वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में किया है। इस प्रकार कौटिल्य ने अर्थात चाणक्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा और इसको ऐतिहासिक ग्रंथ का दर्जा दिया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।